नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संयोजन में देहरादून परेड ग्राउंड के बास्केटबॉल कोर्ट में 50वां सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन हुआ। ये प्रतियोगिता 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में विकसित करने के संकल्प के साथ काम कर रही है और युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बालक वर्ग में 28 राज्यों और बालिका वर्ग में 24 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन के अवसर पर कहा कि उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय जल्द ही हल्द्वानी में खुल जाएगा, जो राज्य में खेल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है इसका आयोजन होना। निश्चित रूप से देवभूमि जो हमारी खेल भूमि की तरफ आगे बढ़ रही है उसका एक मार्ग प्रशस्त करेगी। और इस बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना है, स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान, जो हम 8 शहरों में 23 अकादमी की स्थापना करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर राज्य के अंदर अभी एक बड़ी प्रतियोगिता आइस की भी यहाँ पर हुई थी और आज ये सब जूनियर प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को आगे आने का बहुत अवसर मिलेगा। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 48,676 लाख रुपए की पर्यटन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगी। अपर सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पबद्ध है। 4 धाम यात्रा की सफलता से जहां लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन और अन्य सरकारी पहलों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उत्तराखंड में यात्राएं हुई हैं, जो जब आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें एक नई सोच देते हैं। उसी के संदर्भ में जो विंटर टूरिज्म की एक विचार है कि जो शीतकाल में भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, और इसी प्रकार एक विचार है कि उत्तराखंड को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित किया जाए। तो ये सारे प्रयास हैं जिसके तहत जो हमारा पर्यटन का दायरा है वो और विस्तृत हो, और जो पीक सीजन के कारण जो समस्याएं होती हैं कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग पहुंचते हैं तो उससे उन आने वाले हमारे जो आगंतुक हैं उनको भी तकलीफ होती है, अतिथियों को भी दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों सहित आम नागरिकों की विभिन्न समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सीधे सुनकर उसके त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को तुरंत प्रेषित कर समयबद्ध समाधान कराया जाए। इस अवसर पर गंगा देवी देहरादून ने राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के कारण गंगा देवी से 29 लाख रुपए की धनराशि हड़पी गई थी। इस संबंध में उन्होंने राजभवन में प्रार्थना पत्र दिया था। राजभवन के हस्तक्षेप से उनके 29 लाख रुपए की राशि प्रॉपर्टी डीलर द्वारा वापस कर दी गई। गंगा देवी ने इसे अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई बताते हुए राज्यपाल को विशेष धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना का कांग्रेस लगातार विरोध करती रही है और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में कांग्रेस ने आंदोलन और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम रतन नेगी के नेतृत्व में यात्रा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो पूरे गढ़वाल क्षेत्र में भ्रमण करेगी। ये यात्रा 3 चरणों में की जाएगी, जिसमें पहले चरण में गढ़वाल क्षेत्र और दूसरे चरण में कुमाऊं और तीसरे चरण में मैदानी क्षेत्रों में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को किस तरह बेरोजगार किया गया, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, उसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। अग्निवीर योजना के परिणाम के बारे में बताया जाएगा। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में जीएसटी लागू करने से देश की जनता को 1,61,27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें गरीबों पर काफ़ी भार पड़ा है, जबकि अमीरों से केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए वसूले गए। कापड़ी ने कहा कि सरकार केवल 50 रुपए की कर कटौती को लेकर अपनी उपलब्धि गिना रही है, जबकि वास्तव में जनता और व्यापारियों का खून चूसा गया है। इसलिए इस बचत उत्सव में जनता और व्यापारियों की वास्तविक भागीदारी नजर नहीं आ रही। इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला है गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपये की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको अब 10 रुपये कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनता का और व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता, खुद जाके बाजार जी उत्सव मनाइए, खुद घूम के उत्सव मनाइए, तो व्यापारी आकर उत्सव मना रहा होता, जनता आकर उत्सव मना रही होती, आज दिवाली की तरह पूरा देश सजा होता। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन वहीं यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। डोभाल का कहना है कि 2024 की आपदा में यमुनोत्री धाम में काफ़ी नुकसान हुआ था, जो आज 2025 की यात्रा भी समाप्त होने को है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत देने का काम कर रही है। ये जो मैं आज तक भी बोलता आया हूँ, जिसके लिए मैंने धरना भी किया है, 2024 में वहाँ पे बाढ़ आई थी या भूस्खलन हुआ था, और आज तक भी
वहाँ पे कोई धरातल पे कोई कार्य न शुरू हुआ है, न अभी तक केवल यही बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले दिन, यही मुझे बोलते आए हैं। और अभी तक मुझे लगता नहीं कि परिस्थितियों में कोई सुधार आएगा। और जब माँ यमुना जी के ये हाल है तो आप खुद ही सोच लीजिए। शहीद सम्मान यात्रा 2.8 के अंतर्गत ग्राम गौरी कला किच्छा के शहीद देव बहादुर और खटीमा कंजाबाग डेयरी फार्म के शहीद सूबेदार डंबर चंद के घर आंगन की ताम्र कलश में संग्रहित मिट्टी को वाहन में रखकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन में रखकर हरी झंडी दिखाते हुए लैंसडाउन के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 5 अक्टूबर को पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में शहीद सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शहीद सैनिकों के आश्रितों को ताम्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे। आप सभी को पता है कि 5 तारीख को स्टेट के द्वारा बहुत एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है लैंसडाउन में, और उसमें शहीद सम्मान यात्राओं का पूरा जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो वहीं पे लैंसडाउन में हो रहा है। तो यहाँ शहीद के घरों से मिट्टी हमारे यहाँ जा रही है, और 2 शहीद जो हमारे भारत के बहुत महान सपूत जो हमारे शहीद हुए हैं उनके घर से उनके परिवारजन जा रहे हैं। उनकी लैंसडाउन में ही कल पूरा उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं वहाँ पे किया जाएगा, और वो उनको आज फ्लैग ऑफ कर यहाँ से लैंसडाउन के लिए रवाना किया गया। उनके रुकने और खाने इत्यादि की व्यवस्था पूरे प्रशासन द्वारा की जा रही है। काशीपुर में बीते दिनों हुए जुलूस प्रकरण में अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मुजीब एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को यह भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की। इस फैसले के बाद बच्चों के परिवारों में राहत की लहर है। वहीं प्रशासन अब भी घटना के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटा हुआ है। काशीपुर में हुए जुलूस के दौरान हुई इस घटना में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की जांच जारी है। 21/9/2025 को जो अली खां में घटना हुई थी और एक जुलूस निकला था बांसपुड़ान में पुलिस के साथ जो घटना हुई थी, तो उसमें पुलिस द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जिसमें से कि नाबालिग 10 बच्चे करीब किशोर न्यायालय में जिनकी बेल लगी थी, आज माननीय किशोर न्यायालय द्वारा हमें उनमें बेल दी गई है, जिसमें मैंने मोहम्मद फरहान अफजल व मोहम्मद सुभान की बेल मैंने इसमें कराई है। एक बेल मेरी और लगी है, वो 6 तारीख में लगी है। तो आज माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को सुन के उन दोनों को जमानत पे दिया गया। हमारे साथ साथ करीब 9 बच्चों की बेल और दी गई है, जिसमें और अधिवक्ताओं ने भी पैरवी की है। अभी 2 बच्चे और हैं, उनकी भी बेल 6 तारीख लगी है उनकी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस ने एक अभियुक्त सुरेंद्र कुमार को हिरासत में लिया है, जिसने UKSSC की सरकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने की योजना बनाई थी। सुरेंद्र ने अपनी वास्तविक उम्र छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए और 3 अलग अलग परीक्षा केंद्र टिहरी, हरिद्वार और देहरादून से 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग कर आवेदन किया। UKSSC की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने गोपनीय जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि सुरेंद्र ने अपनी जन्मतिथि को 1988 से बदलकर 1995 दर्शाया और फर्जी प्रमाण पत्रों का उपयोग किया। पुलिस ने उसके खिलाफ रायपुर थाने में धारा 318 भाग 4, 336 भाग 3 और 340 भाग 2 BNS के तहत मामला दर्ज किया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 5 तारीख को एक परीक्षा जो सहायक विकास अधिकारी की है, उसमें रैंडमली चेक करने पर उसमें एक कैंडिडेट के द्वारा जो है
3 जगह से फॉर्म भरने की बात आई है और इसको जांच के लिए भेजा गया था। उस जांच के क्रम में अपनी टीम हमारी लगाई गई थी और जांच में यह पता चला कि जो व्यक्ति सुरेंद्र है, जिसने यहाँ पर देहरादून में बालावाला का एड्रेस दिखाया, वो यहाँ का निवासी नहीं है, ना यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ उसके द्वारा जो विभिन्न फॉर्म भरे गए उसमें जो फ़ोन नंबर दिखाए गए, उन फ़ोन नंबरों से बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर संदिग्धता के आधार पर टीम द्वारा उसकी तलाश की गई और तलाश के बाद पता चला इसका नाम सुरेंद्र था, उसने ये परीक्षा भरी थी। बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग FDA की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यह अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा यानी कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई शुरू की है। हमने कहा कि 4 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ये देना नहीं है कफ सिरप, और सैंपलिंग के लिए हमने आदेशित किया है कि कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आ रहा है तो उसको सैंपल लेकर के उस फिलहाल उन दवाओं को फ्रीज कर दें वहीं पर मौके पे ही, और उसको बाजार में बिकने न दें। मतलब सर, जो मेडिकल स्टोर अपने आप दे रहे हैं कफ सिरप वो बैन किया है, डॉक्टर लिखे तो तब चल सकता है? नहीं, डॉक्टर भी लिखे, लेकिन हम एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी कि 4 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लिखना है वो दवा, तो डॉक्टर भी इस पर ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। सर, ये पूरे उत्तराखंड में आदेश जारी हो गए हैं? उत्तराखंड में पूरे आदेश जारी करते हैं, सैंपलिंग के आदेश जारी करते हैं, इंस्पेक्शन के आदेश जारी करें, और आप देखेंगे बहुत तीव्रता से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी को भी कोई अप्रिय घटनाएं न घटित हो, इसलिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनसून सीजन समाप्त होने के बाद प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान तेजी से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग को 31 अक्टूबर से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा का कहना है कि उन्होंने विभाग को दीपावली पर्व से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। टोटल 3921 किलोमीटर सड़कों में से 1100 किलोमीटर अभी तक सड़क गड्ढा मुक्त कर दी गई है। सभी हमारे ODR से ऊपर पर जितने मार्ग हैं हमारे, तो 3921 किलोमीटर करीब हम लोगों को अभी पैच रिपेयर का काम करना है, और 1100 किलोमीटर करीब हम लोगों ने पैच रिपेयर कर दिया है। और इस प्रकार से हम लोग 28% करीब हमारी प्रगति हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जितने भी हमारे दिवाली से पहले जितने भी हम मुख्य सड़कें हैं और जो शहरी भाग हैं उन सबको अपना हम लोग अपना पैच रिपेयर कर दें। तो अभी आज सेक्रेटरी साहब द्वारा भी इसमें मीटिंग ली गई थी, जिसमें हमारे सभी खंड इसमें जुड़े हुए थे, NHI वाले भी थे, इसमें BRO भी शामिल थे। तो सभी का ये हुआ है कि हम लोगों को ये किसी भी हालत में दिवाली से पहले हमने मुख्य मार्ग जितने भी हमारे वो कर देने हैं, और जो हमारे मुख्य शहरों की सड़कें हैं वो भी हमें दिवाली से पहले करने के लिए आदेश दिया गया है। तो इसका हमने दोबारा से कार्य योजना मांगी है खंडों से। उत्तराखंड में मासूमों के लापता होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 1 साल में औसतन हर दिन 3 बच्चे प्रदेश से गायब हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक 900 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिल पाए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 2023-24 के दौरान कुल 1209 बच्चे लापता हुए। इनमें से सिर्फ 276 बच्चे ही अपने घर लौट पाए, 933 अब भी गुमशुदा हैं। हर साल पुलिस ऑपरेशन स्माइल चलाकर बच्चों को खोजने का दावा तो करती है, लेकिन NCRB की रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। इसमें पूरी रिपोर्ट अभी जस्ट एक अंश आया हुआ है, तो मैं इस पर अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अभी एक सप्ताह में हमारे पास पूरी बुकलेट फॉर्म में आएगी। मैंने NCRB से बात की थी, उनका अभी प्रिंटिंग के लिए गई है, तो एक सप्ताह में जब हमको निश्चित तौर पूरा जब डाटा हाथ में आएगा हम एनालिसिस जरूर करके आपको डिटेल में बात करेंगे। एक तरफ बरसात के बाद और मौसम के बदलाव के कारण जहां मानव जीवन को गर्मी से निजात मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर इस बदलते मौसम के चलते वन्य जीवों को भी काफ़ी राहत मिलती दिख रही है और मौसम का लुत्फ उठाते हुए वन्य जीव नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में इन दिनों वन्य जीव
मौसम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल एक तरफ बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरियाली रहती है और जगह जगह नदी नालों में पानी भी पर्याप्त रहता है, तो वहीं मौसम के बदलाव के बाद गर्मी से राहत मिल जाती है। इन दिनों जंगलों में वन्यजीव मौसम का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाथी और टाइगर कैसे खुले जंगल में घूमते नज़र आ रहे हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि इस मौसम में आमजन को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वन्यजीव हैं उनको भी गर्मी से राहत मिली है और यह देखा जाता है। इस मौसम में जब जंगल में लोग जाते हैं तो काफ़ी संख्या में वन्यजीव दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा सीज़न है, इसलिए जो टूरिस्ट हैं वो फ़ोटो खींचते हैं, उन्हें अधिक से अधिक वन्यजीव दिखाई दे रहे हैं। जो सीज़न है इसमें जो हम लोगों को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जो वन्यजीव हैं उनके लिए भी गर्मी से राहत मिली है। काफ़ी अच्छा फील करते हैं इस समय। और ये हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हम अंदर जाते हैं जंगल की तरफ तो हमको लगातार दिखता है कि वन्यजीव काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आते हैं बाहर। तो वो बड़ा अच्छा सीज़न है इस समय। और जो हमारे टूरिस्ट हैं जो कांटों में जो भी आते हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में इस समय उनको साइटिंग हो रही है। तो ये बहुत बढ़िया सीज़न है और इसी को देखते हुए लगातार हमारा कांटो जोन जो है लगातार इस समय जो है पूरे उस पर चल रहा है। लगातार बुकिंग पूरी फुल हो रही है। कई जगह कई बार हमारा जब ऑनलाइन फुल हो जा रहा है तो उसके बाद में हमको कई बार अप्रोच करते हैं लोग, लेकिन क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है उसके हिसाब से ही हम उतना कर पाते हैं। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।